नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सीबीआई की रेड पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। घोटालों की जांच करना सीबीआई की जिम्मेदारी है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। सीबीआई रेड से आम आदमी पार्टी भाग नहीं सकती, सही है तो जांच से नहीं डरें। यह बात भी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की गई। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई अधिकारियों पर सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। आज सुबह से ही देश के कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई की ओर से अंजाम दी गई है, जिसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। जहां आम आदमी पार्टी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। सीबीआई रेड से आम आदमी पार्टी बिलबिला रही है, यह कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है जांच के मुद्दे पर, तो मैं यह मानता हूं कि विपक्ष में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, कोई जांच होती है तो उसमें अगर एक एक कोठरी भर करके नोट निकल आवे तो भी वो ईमानदार है। और अगर कोई जांच करने के लिए एजेंसी जाए तो वह जांच उनको विपक्ष में है इसलिए हो रही है, इस प्रकार का आरोप लगाना उनका फैशन बन गया है। सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं तो सीबीआई जांच कर रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए। जो कहीं से लगता है कि किसी को कि वह दोषी नहीं है, वो गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, तब तो और स्वागत करना चाहिए कि आइए मेरे यहाँ छापा मारिए, मैं छापे के लिए तैयार हूँ, मेरे यहाँ जांच करिए, मैं जांच के लिए तैयार हूँ। अगर जो गलत नहीं होता है वह किसी भी जांच का स्वागत करता है और जो गलत होता है वो जांच का विरोध करता है। तो यही स्थिति कांग्रेस पार्टी ने अभी पिछले दिनों दिखाने का काम किया था, वही अब आज आम आदमी पार्टी का बयान आ रहा है और उसी प्रकार के बयान का समर्थन श्री अखिलेश यादव जी का भी मैंने देखा है कि वह भी करने का काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में जो जांच का अभियान है पूरे देश में तीव्र गति से चल रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट तौर से अभी 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कहा था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए देशवासियों को उन्होंने समर्थन मांगा है। तो जिनको भ्रष्टाचार का समर्थन करना है वो इस प्रकार की जांच का विरोध करेंगे और जिनको भ्रष्टाचार को खत्म करना है इस प्रकार की जांच का स्वागत करेंगे। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। कोरोना की वजह से करीब 2 साल के बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश दिया गया है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में जय श्री कृष्ण के जयकारे से वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। यह हाल देश के हर एक कृष्ण मंदिर का है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर शहर मथुरा पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, जहां दूर दराज से कान्हा के जन्म में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं ने भी डेरा डाला हुआ है। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए शहर में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं रंग बिरंगी रोशनी से मथुरा शहर की छवि कुछ अलग ही और भव्य नजर आ रही है। मौका हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और आप वृंदावन और मथुरा भूमि के साक्षात दर्शन कर पाएं, इससे ज्यादा बेहतरीन सुखद अनुभव कोई हो ही नहीं सकता। घर बैठे जनता टीवी आपको वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन करा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके लिए बेहद सुखद होंगी।
हर उस दर्शक के लिए बेहद सुखद होंगी जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिनके लिए श्री कृष्ण भगवान से बहुत ऊपर हैं, बहुत ज्यादा हैं। परम ब्रह्म का आज जन्म है। जब उन्होंने धरा पर जन्म लिया, अपनी लीलाओं से सभी को आच्छादित कर दिया, अलौकिक कर दिया, अभिभूत कर दिया, वही क्षण है आज। और ये प्रेम मंदिर जिसके सामने हम खड़े हैं इस समय, ये प्रतीक है इस बात का कि श्री कृष्ण ने इस धरा पर सिर्फ संघर्ष की ही नीतियां नहीं सिखाई हैं, बल्कि अपनी जीवन लीलाओं में से एक लीला तमाम देशवासियों को, तमाम विश्व को सिखाई है। वो लीला कौन सी है? वो लीला है प्रेम की, वो लीला है रास की, वो लीला है त्याग की, वो लीला है विरह की, वो लीला है तप की। कृष्ण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जीवन से, और जीवन में जो सिखाते हैं उनमें से एक रस लीजिए, वो है प्रेम का, यानी कि प्राणी मात्र में आप प्रेम देखिए। जब श्री कृष्ण का आप नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण के नाम से पहले नाम आता है राधा का, और जब आप मथुरा में प्रवेश करते हैं तो बोला जाता है राधे राधे भैया, सब ठीक है क्या? और जब आप मंदिर में पंडित से प्रसाद लेते हैं, वो भी प्रसाद देने के बाद आपको बोलेंगे राधे राधे, यानी कि कृष्ण की प्रतिपूर्ति, कृष्ण की पूर्ति, कृष्ण की आपूर्ति, सब कुछ अगर कोई है तो सिर्फ राधा है। राधा यानी कि प्रेम है। और ये प्रेम मंदिर इसी बात का साक्षी है, इसी बात का प्रमाण है कि प्रेम से अजर अमर चराचर कोई चीज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है जिसको आप समझ सकें, जान सकें। और ये तमाम लोगों की भीड़ जो आप इस मंदिर परिसर के आसपास देख पाएंगे, ये इसलिए भी है क्योंकि आज जन्मभूमि को जानना लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये प्रेम का प्रतीक है। लोग कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रेम को जानने समझने आए हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला। बेगूसराय से आए हैं आप मथुरा दर्शन करने आए हैं? हाँ। दर्शन हो गए आपको? हाँ। बढ़िया हुए? हाँ। कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हैं? कहाँ से आई हैं? सपीदों से। हाँ? जींद हरियाणा। जींद से आई हाँ, हैं? जींद से आए। दर्शन हो गए आपको? हाँ, दर्शन हो गए। कैसे बहुत अच्छे, हुए दर्शन? बहुत अच्छी तरह से हुए। माँ के बिहारी भी गए, वहाँ पे भी दर्शन किया। ठीक है, प्रभु चलिए की- बोलिए एक बार राधे राधे। राधे 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 राधे। तो राधे रानी सरकार की जय है, क्योंकि ये वृंदावन है, ये लीला स्थल है श्री कृष्ण का। ये वो स्थली है जहाँ से जब जन्म स्थली मथुरा से श्री कृष्ण आए, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तमाम जो नकारात्मकता है उनका भक्षण भी किया, उनका वध भी किया, उनको समाप्त भी किया, और साथ में एक मंत्र भी दिया। वो मंत्र था प्रेम का। कहाँ से आई हैं आंटी? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं मथुरा दर्शन करने। दर्शन हो गए? ना हो गए, बाकी बिहारी के दर्शन हो गए। हो गए हाँ, दर्शन? हो गए। कैसे हुए दर्शन? अरे बड़ी भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की में हो गए दर्शन खाली। दर्शन हो गए? हाँ। देखा उनका चेहरा? देखा हाँ, आपने? देख लिया है। चेहरा देख के कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा लगा। सुकून है? हाँ, बहुत सुकून है। आज जन्माष्टमी है। हाँ। क्या कहना है जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे? बहुत सबका भैया भगवान का धन्यवाद, सब जो उनकी कृपा हुई जो सबको यहाँ पहुँचे आके। उनकी दैवी शक्ति है भाई, उनकी दैवी शक्ति है। ये बहुत बड़ी दैवी विभूति है। ये परंपरा से, प्राचीन काल से ये चला रहा है। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं। चलिए बोलिए एक बार राधे राधे। राधे राधे। तो ये राधे का रंग है जो कृष्ण पर चढ़ा था, जो संपूर्ण मथुरा पर चढ़ा है, जो इस वृंदावन भूमि पर चढ़ा है। आज जन्म दिन जो है, जन्माष्टमी श्री कृष्ण की है, यानी कि जन्मोत्सव श्री कृष्ण का है, लेकिन गुंजायमान राधा हो रही हैं। इस जगह पर तो मैं साक्षात कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आसपास प्रेम की अनुभूति होगी, कृष्ण की अनुभूति होगी, राधा की अनुभूति होगी, विरह की अनुभूति होगी, और आपको सिर्फ एक चीज का संदेश सीखने को मिलेगा। वो संदेश होगा प्रेम का। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं आप यहाँ पर दर्शन करने। हो गए दर्शन? दर्शन हो गए। अभी हम लोग मथुरा जा रहे हैं, अच्छा, जन्मभूमि पे। दर्शन कृष्ण जी का चेहरा देखा? देखा, कैसा लगा? बहुत सुकून लगा और शांति मिला। आपका आना सफल हो गया? सफल। सफल हो गया। अब आराम से जाएंगे? आराम से जाएंगे। अभी तो जाने के लिए अभी एक हफ्ता बाकी है हम लोग का। एक हफ्ते के बाद ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार बोलिए राधे रानी सरकार की जय। राधे रानी सरकार की जय। राधे रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण की जय।
बंसी वाले की जय, गिरधारी की जय, रास रचैया की जय, रणछोड़ की भी जय और उनकी भी जय जो संपूर्ण ब्रह्मांड को रच रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया लेकिन फिर भी जन्म लेकर मानव शरीर में लोगों को सिखाया कि मानव जीवन के दायित्व और मूल्य क्या क्या हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, वृंदावन। तो किस तरह से माहौल है, किस तरह से भक्तों में उत्साह है, वो आपने जाना। जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, तो बड़ी जिम्मेदारी जेल डिपार्टमेंट के ऊपर भी है। इसी के चलते जेल विभाग ने भव्य तैयारियां की हुई हैं। लखनऊ जेल के डीजी आनंद कुमार का कहना है कि जिस तरह रक्षाबंधन पर हजारों महिलाओं ने जेल आकर अपने भाइयों को राखी बांधी, अमृत महोत्सव में 41,000 तिरंगों को तैयार किया, इसी तरह जन्माष्टमी पर कृष्ण के वस्त्रों को तैयार किया गया है, जो मथुरा में कृष्ण जी को धारण कराए जाएंगे। लखनऊ जेल में भी हमने देखा कि जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, एक बड़ी व्यापक तादाद में वहां पर जो महिलाएं थी वो पहुंची थी। अब जन्माष्टमी का त्यौहार है, वहां पर बड़ी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार जेल से जुड़ा हुआ। हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? रक्षाबंधन पे एक बड़ी तादाद देखने को मिली थी। देखिए, आप अवगत हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल हम लोग मना रहे हैं, तो जेलों में भी जो पारंपरिक रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ इस बार मनाया गया है। और विशेष तौर पे चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि उस उल्लास को और उस सेलिब्रेशन को और हम बढ़ाएं। और यही कारण है कि 70,000 महिलाएं आदि 70,000 लोग हमारी जेलों में 74 जेलों में गए और एक एक बंदी को राखी बांधी गई। साथ ही साथ अब जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो जन्माष्टमी जेलों में पारंपरिक तौर पे बहुत भव्यता के साथ मनाई जाती है, क्योंकि ये मान्यता है कि कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था। तो ये हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है जो जेलों में बड़ी उल्लास के साथ बनता है। झांकियाँ आदि सजाई जाती हैं और वहाँ पर बंदी भजन कीर्तन करते हैं, कृष्ण जी को पोशाक पहनाई जाती है। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि हमारे मथुरा जेल में कृष्ण जी की पोशाक बनाई जाती है और बांके बिहारी मंदिर में भी, और बाकी अन्य जो मंदिर हैं मथुरा के, वहाँ पर विशेष तौर पर जेलों में निर्मित जो पोशाक है वो कृष्ण जी को पहनाई जाती है। तो इस प्रकार हमारी पूरी जेलों में, और विशेष तौर पे जो सेंट्रल जेलें हैं हमारी 6 जो ऑपरेशनल हैं आज की डेट में, जहां बंदी लंबे समय तक रहते हैं, वहां पर खूब भव्यता के साथ झांकी आदि, भजन कीर्तन, पूरा प्रसाद वितरण, ये सब का कार्यक्रम होता है। बाहर से भी कुछ लोग आते हैं जो प्रसाद वितरित करते हैं। इसलिए हम लोग इस बार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत और भी इसमें हर्षोल्लास के बनाने के लिए हम लोग ने निर्देश दिए हैं, और बंदियों में भी उत्साह इस बार बहुत है। सर, आपने अमृत महोत्सव की बात की है, एक बड़ी तादाद में भी झंडे बने जो जेल से निकलकर घर घर पहुंचे, और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे और कितनी तादाद रही इन झंडों की? देखिए, जेलों में हमारे यहाँ टेलरिंग और स्टिचिंग वर्कशॉप है, और हमारे सभी जेलों में राष्ट्रीय झंडा बना है और राष्ट्रीय झंडा वितरित किया गया है। कुछ निःशुल्क किया गया है और कुछ हम लोग ने एक मामूली सा पारिश्रमिक लेते हुए, बंदियों का इनपुट कॉस्ट लेते हुए हम लोग ने कई भारी मात्रा में राष्ट्रीय झंडे को वितरित किया है और दिया है। सर, अभी और देखा जा रहा है कि बदलाव काफी देखने को मिले हैं जेल को लेकर, और आगे आने वाले समय में क्या किस तरह के बदलाव और देखने को मिलेंगे? देखिए, हम लोग का प्रयास है कि जेल जो है, जेल का एक परसेप्शन और परिकल्पना ऐसी थी कि जेल प्रताड़ना के लिए बना हुआ है, उसको चेंज करना है। जेल प्रताड़ना घर के रूप में नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में काम कर रहे हैं। ये हम लोग की कवायद भी है और इस पे प्रयास भी हो रहा है। इसीलिए हम लोग बंदियों को कौशल विकास के कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ बंदियों के मानसिक और चारित्रिक परिवर्तन से भी जोड़ रहे हैं। और सिवाय उन अपराधियों के जिनमें सुधरने की गुंजाइश नहीं है, जो अभ्यस्तन अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, या जो ये समझते हैं कि कानून को धता बताकर वो जेल में मौज मस्ती कर लेंगे, ऐसे लोगों को छोड़ के, जिन पे हमें सख्ती करनी पड़ती है, कानून की पूरी ताकत से उनसे निपटते हैं, उनके अलावा जो बाकी हमारे जेलों में बंदी हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है, उनमें कौशल विकास की गुंजाइश है, और इसी जो उनमें हुनर है उसको विकसित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, डीजी जेल आनंद कुमार जी हैं, इनका कहना है कि जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं जेलों में, और फिलहाल जिस तरह से रक्षाबंधन को देखने को मिला, उसी तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक कदवी, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर मंथन जो है
वो लगातार होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक करेंगे, बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ मंथन करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री के 5 पद को लेकर ये मीटिंग और ये मंथन होगा। उपाध्यक्ष के 8 पदों को लेकर भी चर्चा की जानी है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गठन को लेकर जो मंथन है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री के 5 पद और उपाध्यक्ष के 8 पदों को लेकर भी चर्चा आज की इस बैठक में होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गठन को लेकर लगातार मंथन देखा जा रहा है। बड़ा फैसला होने की उम्मीद है, बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मंथन का दौर देखा जा रहा है, मीटिंग हो रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं, किस तरह से चर्चा होती है और क्या फैसला लिया जाता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कार्यकारिणी में किन किन को जगह दी जाती है, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक करेंगे इस सिलसिले में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री के 5 पदों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष के 8 पदों को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो कार्यकारिणी में किन किन को जगह दी जाती है, किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से नियुक्तियां होती हैं, उसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं, मंथन लगातार जारी है। और देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नवीन, जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी कार्यकारिणी गठन को लेकर मंथन लगातार देखा जा रहा है, चर्चाएं लगातार तेज हैं, एक बड़ी बैठक जो संगठन महामंत्री हैं उनकी ओर से भी ली जानी है, क्या है कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। जी, निश्चित तौर पर इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट वो दिल्ली में मौजूद है और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर जो कवायद है उसे तेज कर दी गई है, क्योंकि जो उनकी टीम है, नई टीम का निर्धारण भी होना है। इसको लेकर लगातार वो पिछले दिनों भी दिल्ली गए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली गए थे। इसके बाद फिर महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद है। कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के साथ ही जो नई टीम का निर्धारण है उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है, या सूत्र बता रहे हैं, और वह लगातार दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं नई टीम का गठन को लेकर जो नए चेहरे हैं, कुछ नए चेहरों जिस तरह से मंथन का दौर लगातार देखा जा रहा है, नई टीम का गठन किया जाना है, आखिर क्या कुछ पैमाना रहेगा, किस आधार पर जो नई टीम है उसकी नियुक्ति होगी? जी, निश्चित तौर पर क्योंकि विधानसभा चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका चुनाव में निभाई है, उनको इसमें संगठन में जगह मिल सकती है। और ऐसे तमाम सारे जो नेता हैं उन्हें भी जगह मिल सकती है। कुछ पूर्व विधायक हैं, उन्हें भी संगठन में जगह मिल सकती है, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी जो बैठकों का दौर है, केंद्रों के साथ बैठक है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब की बार कुछ नए चेहरे जो जरूर जो संगठन में है वो शामिल हो सकते हैं। नवीन, जिस तरह से संगठन महामंत्री भी ये बैठक लेने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें मौजूद रहेंगे। इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, कई मुलाकातें हुई हैं, क्या माना जाए कितना समय और लग सकता है नियुक्तियों को पूरा होने में? निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन भी हो रहा है, किस कार्यकर्ता को, किस पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि संगठन मजबूती से काम कर सके। और आने वाले समय में, क्योंकि चाहे निकाय चुनाव की बात हो या फिर अन्य जो कार्यों की बात हो, तो उसको लेकर भी समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा जो नेता होगा, कौन सा जो कार्यकर्ता होगा, वह संगठन में सटीक पैठ बैठा पाएगा, संगठन में अपनी मजबूती बना पाएगा और किस तरीके से वो जनता में जा पाएगा। तो इसको लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है। बिल्कुल नवीन, तो लगातार मंथनों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन आखिरी फैसला कब तक होता है, नियुक्तियां कब तक पूरी होती हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल रहेंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। देहरादून के पलटन बाजार में भी कांग्रेसी नेताओं ने चौपाल के माध्यम से आम जनता से बातचीत की, जिसमें महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आम जनता के बीच चौपाल के जरिए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनको केंद्र सरकार की गलत नीतियों की जानकारी भी कांग्रेस देने का काम कर रही है। सरकार ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, खाद्य सामग्री को में बढ़ाने की बात हो, मकानों तक में जीएसटी लगा दिया है और छाछ और दूध में तक जीएसटी लगा दिया है। तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी हमने 2-3 जगह पर चौपाल की है जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। तो सब जगह हर जनपद मुख्यालयों में हो रही है, ब्लॉक स्तर पर हो रही है, छोटे स्तर पर हम जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हो रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और ये 23 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। 28 तारीख को हम दिल्ली में महारैली आयोजित करेंगे, रामलीला मैदान से हमारी ये रैली चलेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को निर्वस्त्र कर मारपीट कर बेरहमी से मारा गया। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ 6 युवकों ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में लड़की रहम की भीख मांग रही है, जिसके बावजूद युवक उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। वो उसके साथ मारपीट और अश्लीलता भी कर रहे हैं। खबर के अनुसार 16 अगस्त को एक लड़की अपने प्रेमी के साथ शहर के सिटी फॉरेस्ट में घूमने गई थी। वहां पर 6 युवक पहुंच गए। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद लड़की को निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अब तक 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वो लड़की और उसका दोस्त कौन थे। पुलिस दोनों की पहचान करने में जुटी है। 16/8/2022 को एक लड़का और एक लड़की सिटी फॉरेस्ट एरिया में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। तो 3-4 गांव के लोग और 2-3 लड़के वहां पे पहुंच गए। उन्होंने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की, उनसे पैसे की मांग की और उनके साथ बदतमीजी की। वीडियो के द्वारा संबंधित लोगों की पहचान कर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य व्यक्तियों की पूछताछ, गिरफ्तारी और पूछताछ करने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट कर हमीरपुर में लड़की से मारपीट, हापुड़ में दिन दहाड़े हत्या समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत हो गई। हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या और अब हमीरपुर में गैंगरेप की दर्दनाक घटना आदि साबित करती हैं कि यूपी में जंगल राज है और विकास का ढिंडोरा छलावा मात्र है। उन्होंने आगे लिखा कि यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून व्यवस्था का सबूत है। इनका विकास भी कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जबकि यूपी के हर क्षेत्र में अति गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से ट्वीट के माध्यम से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर निशाना साधा। अलग अलग घटनाओं का उन्होंने उदाहरण दिया और किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बदमाशों में खौफ नहीं बचा, उसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिससे आपराधिक तत्वों का जो हौसला है वो बढ़ रहा है और वो बेखौफ होकर लचर कानून व्यवस्था का सबूत दे रहे हैं।
उधर बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे। इस दौरान वो यहां करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे और जिला कारागार से ऐतिहासिक जुलूस को हरी झंडी भी दिखाई। इसके बाद पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंचे। आपको बता दें कि 19 अगस्त 1942 को बलिया पूरे देश से 5 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया था। इस लिहाज से ये बलिया जिले की 81वीं आजादी की वर्षगांठ है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बलिया के लोगों के लिए इस बेहद गौरवशाली दिन मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की होते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। 1942 में तो बलिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और यहां पर तात्कालिक आवश्यकता के लिए श्री चित्तू पांडे जी को जिलाधिकारी बना दिया गया था। श्री महानंद मिश्र जी को यहां के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई थी और उन्होंने कई दिनों तक बलिया की व्यवस्था को चला। उनके पास उस समय वास्तव में बलिया के लोग किन युद्धों से लड़ रहे थे, यानी उनके पास लड़ाई के लिए हल्क था, कुदाल था, फावड़ा था, गेटी था, यही लेकर के लोग आए थे। 50,000 की संख्या में एकत्र होकर के बलिया की जेल पर धावा बोल करके और उस समय उन्होंने उन क्रांतिकारियों को जनदबाव के सामने क्रांतिकारी जेल के बाहर आ जाएं, ये अपने आप में एक मिसाल थी। और उसमें श्री चित्तू पांडे जी को, श्री राधा मोहन सिंह जी को और उस समय के श्री विश्वनाथ चौबे जी को, अंग्रेजों को उस समय जेल से रिहा करना पड़ा था। ये जो बलिदान था, ये जो त्याग था, यह बलिया को एक नई पहचान देता है। बलिया यहीं पे चुप नहीं बैठा। देश की आजादी की लड़ाई के बाद हर एक और विकास के बारे में लोग चिंता करने लगे। मैंने देखा कि बहुत अपनी तन्मयता के साथ, अपने आप, अपने भाव के साथ बलिया अपने जीवन को अपने आप बढ़ाता रहा। ये बलिया वास्तव में कितना यानी पौराणिक स्थल है। एक तरफ से मां गंगा आती है, एक तरफ से मां सरयू आती है, उसके संगम के तट पर बसा है बलिया। अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र स्थल का प्रतीक है और एक वही पवित्रता यहां के भावों में क्रांति के रूप में झलकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।